हमारे पिछले टॉपिक में हमने जाना सॉइल के बारे में। अब हम अपने इस टॉपिक में पढ़ते हैं फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जिसकी वजह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। जो मेजर फैक्टर सॉइल फॉर्मेशन के हैं वो होता है कि किस तरीके का पेरेंट रॉक का नेचर है और कैसे वहां पे क्लाइमेटिक हालात हैं। कुछ और फैक्टर्स होते हैं जैसे टोपोग्राफी हो गई, ऑर्गेनिक मटेरियल का कितना रोल है, या एक सॉइल फॉर्मेशन यानी जो होती है कंपोजिशन जो बनता है सॉइल का, उसको बनने में कितना समय लगा। ये सब जो है अलग अलग प्लेसेस से डिफर करते हैं, यानी हर प्लेस पे अलग तरीके से होता है। अब जैसे अगर हम पेरेंट रॉक की बात करें तो पेरेंट रॉक का मतलब हो गया कि सॉइल की कलर कैसी है, टेक्सचर कैसा है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, मिनरल कंटेंट्स हो गए, परमिएबिलिटी कितनी है, ये सब हमें जो है पेरेंट रॉक से होता है कि सॉइल में किस तरह के फॉर्मेशंस हुए हैं। रिलीफ की बात करें तो अल्टीट्यूड पे कितनी है, कैसी ढलान है वहां की, किस तरह से वहां पे सॉइल का एक्यूमुलेशन होता है, जमा होती है। फिर फ्लोरा फौना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वहां पर ह्यूमस फॉर्मेशन जो है उसका कितना रेट है, जल्दी होता है या देर में होता है। क्लाइमेट में टेम्परेचर हो गया, जो बारिश है उसका कितना प्रभाव है जिसकी वजह से जो वीदरिंग है या ह्यूमस फॉर्मेशन है उसका जो रेट परसेंटेज है वो कितना है, कम है या ज्यादा है। और समय यानी टाइम जो है वो ये बताता है कि सॉइल की थिकनेस जो है वो कितनी है। फिर बात करते हैं डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल और कंजर्वेशन मेजर्स की। सॉइल इरोजन और डिप्लीशन ये जो है सबसे बड़े खतरे हैं सॉइल के लिए एज अ रिसोर्स। दोनों ही ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स जो हैं वो डिग्रेडेशन करते हैं सॉइल का। फैक्टर्स जिसकी वजह से सॉइल का डिग्रेडेशन होता है वो है डिफॉरेस्टेशन, बहुत ज्यादा ओवरग्रेजिंग होना, बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होना, बारिश का बहुत ज्यादा होना, लैंडस्लाइड्स या फ्लड की वजह से। कुछ मेथड्स जो सॉइल कंजर्वेशन के हैं वो बताए जा रहे हैं। जैसे पहला है मल्चिंग, जो बिल्कुल खाली मैदान होते हैं या जिन खाली मैदानों के बीच में जो जगह होती है, जैसे पेड़ हैं, अब पेड़ों के बीच में जो खुला हिस्सा होता है उसको कवर कर दिया जाए ऑर्गेनिक मैटर से, स्ट्रॉ की तरह। उससे क्या होता है, सॉइल का जो मॉइस्चर है वो दोबारा उसमें नमी जो है मिट्टी में आने लगती है। दूसरा होता है कंटूर बैरियर्स, जैसे स्टोन्स हैं, ग्रास हैं, सॉइल हैं, इनकी मदद से उन कंटूर्स पर एक बैरियर बना दिए जाए, ट्रेंचेस टाइप की बना दी जाए बैरियर्स के आगे, ताकि वहां पर पानी इकट्ठा हो सके। रॉक डैम्स होते हैं। अब रॉक्स जो हैं वो एक के ऊपर एक, ताकि जो पानी का बहाव है वो रोका जा सके। इससे क्या होता है, गलीज नहीं बनती या जो सॉइल का लॉस है वो बहुत कम होता है। फिर है आपकी टेरेस फार्मिंग। बहुत बड़े बड़े फ्लैट स्टेप्स या टेरेसेस जो हैं वो स्टीप स्लोप्स पे बनाए जाते हैं, ताकि जो फ्लैट सरफेसेस हैं वहां पर आसानी से जो फसल है उसे उगाया जा सके। ये जो है सरफेस को एक तो बहने से रोकते हैं और दूसरा सॉइल इरोजन कम होता है। फिर है इंटरक्रॉपिंग, अलग अलग तरीके के क्रॉप्स जो हैं ऑल्टरनेट रोज में उनको उगाया जाए और अलग अलग टाइम पे बोया जाए, ताकि सॉइल जो है वो रेन वॉश से बची रहे। कंटूर प्लॉइंग क्या होती है, जो प्लॉइंग पैरेलल करी जाए कंटूर्स पे हिल स्लोप के, ताकि एक नेचुरल बैरियर बन जाए कि वाटर जो है उस स्लोप से आसानी से बह के निकल जाए, उसको कहते हैं कंटूर प्लॉइंग। फिर है शेल्टर बेल्ट्स। अब शेल्टर बेल्ट्स में क्या है, कोस्टल और जो ड्राई रीजन्स होते हैं वहाँ एक साथ ट्रीज की रोज जो है वो प्लांट कर दी जाती हैं, ताकि विंड मूवमेंट को जो है वो चेक किया जा सके और इससे जो सॉइल कवर है वो भी बचा रहता है। थर्ड हमारा पार्ट है वाटर। वाटर एक बहुत ही वाइटल यानी इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। 3/4 जो अर्थ सरफेस का है वो पानी से कवर्ड है, इसीलिए इसको हम लोग वाटर प्लैनेट भी कहते हैं। जो प्रिमिटिव ओशंस थे उसमें लाइफ जो है शुरुआत हुई लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स पहले से शुरुआत हो गई। आज भी जो ओशियन है वो कवर करते हैं 2/3 अर्थ सरफेस और बहुत बड़ी वैरायटी प्लांट और एनिमल लाइफ की उसको सपोर्ट करते हैं। ओशियन वाटर सलाइन है यानी नमकीन खारा है और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है। फ्रेश वाटर जो है वो खाली 2.7% है। नियरली 70% जो है वो आइस शीट की फॉर्म्स में है या ग्लेशियर्स की फॉर्म में है, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन्स में। अब इसकी वजह से जो इनकी लोकेशन है वहां तक पहुंच बहुत मुश्किल है। 8% फ्रेश वाटर अवेलेबल है जो ह्यूमन यूज के लिए
फिट है। अब ये ग्राउंड वाटर के तौर पे मिलता है, सरफेस वाटर के तौर पे मिलता है रिवर्स और लेक्स में, या वाटर वेपर के तौर पे एटमॉस्फेयर में। फ्रेश वाटर इसीलिए सबसे प्रेशियस सब्सटेंस माना गया है अर्थ पे। वाटर को ना तो हम ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी ना तो उसे बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं धरती से। उसका जो पूरा वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। उसकी जो एक अबेंडेंस है, यानी इतनी ज्यादा जो अधिकता है उसकी, वो अलग अलग है, क्योंकि वो लगातार मोशन में है, उसकी साइकिलिंग हो रही है ओशियंस के थ्रू, एयर, लैंड, और फिर वापस उसके अंदर ही आ जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये इवेपोरेशन के थ्रू होता है, प्रेसिपिटेशन से होता है, रन ऑफ से होता है। और हम इसको पहले भी जानते थे जैसे कि इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। ह्यूमंस जो है वो बहुत सारा पानी इस्तेमाल करते हैं, खाली पीने के लिए या धोने के लिए ही नहीं, बल्कि प्रोसेस जो प्रोडक्शन का होता है उसमें भी। अब वाटर का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में है, इंडस्ट्रीज में है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो रिजर्वायर्स होते हैं डैम के, इस तरह से बहुत उसमें इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, खाने की डिमांड बढ़ती जा रही है, कैश क्रॉप्स बढ़ते जा रहे हैं, शहरीकरण बढ़ रहा है, या लोगों के जो रहने का स्टैंडर्ड है वो बढ़ता जा रहा है, ये सब कुछ ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो फ्रेश वाटर है उसकी सप्लाई में शॉर्टेज होने लग गई है। रीजन क्या है? या तो वाटर रिसोर्सेज सूखते जा रहे हैं, या फिर जो कारण है वो है वाटर पॉल्यूशन। फिर आता है प्रॉब्लम्स क्या है वाटर अवेलेबिलिटी की। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं दुनिया में जहाँ पे पानी की स्कैर्सिटी है, यानी कमी है। जैसे अफ्रीका है, वेस्ट अफ्रीका है, साउथ एशिया हो गया, कुछ पार्ट्स वेस्टर्न यूएसए के हैं, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको है, साउथ अमेरिका के हिस्से हैं, या पूरा ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर फ्रेश वाटर की सप्लाई का बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गया है। जो कंट्रीज क्लाइमेटिक जोन में लोकेटेड हैं वो खास तौर से सूखे को जो है झेलती हैं, और वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम आती है वाटर स्कैर्सिटी की। तो वाटर शॉर्टेज जो है एक तरह से बहुत बड़ा सीजनल या एनुअल प्रेसिपिटेशन जो होता है या स्कैर्सिटी होती है उसका कारण बन जाता है, क्योंकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, या जो पानी के रिसोर्सेज हैं, जो एरियाज हैं जहाँ पर पानी अवेलेबल है उनको काफी ज्यादा दूषित किया जा रहा है। हम ये जो वाटर रिसोर्सेज हैं हम इनको कंजर्व कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल साफ और जो पीने का पानी के रिसोर्सेज हैं उन तक पहुंच आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जो पूरी दुनिया फेस कर रही है। कुछ स्टेप्स उठाने की जरूरत है ताकि हम इस सोर्स को जो है कंट्रोल कर सकें, संरक्षित कर सकें। कहने को वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, पर इसका ओवर इस्तेमाल और पॉल्यूशन इसको इस्तेमाल करने लायक नहीं रखता। अनट्रीटेड या जो पार्शली ट्रीटेड सीवेज होता है उसको छोड़ना, एग्रीकल्चर में जो केमिकल्स होते हैं या इंडस्ट्रियल के जो एफ्लुएंट्स होते हैं वाटर बॉडीज में छोड़ देना, इनकी वजह से पानी जो है वो पूरी तरह से दूषित हो जाता है। ये पानी को पॉल्यूट करते हैं, उसमें नाइट्रेट्स पड़ जाते हैं, मेटल्स हैं, पेस्टिसाइड्स है, जिसकी वजह से पानी पीने लायक नहीं रहता। ज्यादातर जो केमिकल्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं और ह्यूमन बॉडी में पहुंच जाते हैं वाटर की वजह से। अब वाटर पॉल्यूशन को हम रोक सकते हैं अगर हम ये जो एफ्लुएंट्स है इनको सही तरीके से ट्रीट करें, बिना पहले उनका ट्रीटमेंट किया जाए फिर उनको वाटर बॉडीज में छोड़ा जाए। फॉरेस्ट है और जो बाकी वेजिटेशन कवर है इनकी मदद से जो सरफेस का रन ऑफ है वो थोड़ा धीमा पड़ जाएगा, और उसकी मदद से जो अंडरग्राउंड वाटर है वो फिर दोबारा भर सकता है। वाटर हार्वेस्टिंग एक मेथड है जिससे हम सरफेस को बचा सकते हैं रन ऑफ से। कैनल्स जो है उनका इस्तेमाल किया जाए फील्ड को इरिगेट करने में, और उनको सही तरीके से लाइन अप किया जाए ताकि पानी जो है उसका सीपेज ना हो ज्यादा, उसमें पानी जबरदस्ती जो है बहे नहीं। स्प्रिंकलर्स बहुत काम आते हैं एरिया को इरिगेट करने में, क्योंकि उसमें जो है आप वाटर लॉसेस जो है उनको चेक कर सकते हैं सीपेज या इवेपोरेशन के थ्रू। दूसरा, ड्राई एरियाज जो होते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा हाई रेट होता है इवेपोरेशन का, वहां पर ड्रिप है या ट्रिकल इरिगेशन है, ये बहुत काम आती है। तो वाटर जो है वो एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है जिसको हम कंजर्व कर सकते हैं अगर हम इस तरीके से इरिगेशन के मींस को अपनाएं। फिर हमारा अगला टॉपिक आता है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। कुछ स्कूल के बच्चे जो हैं वो एग्जीबिशन को विजिट करने गए, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड जो थी। जो आर्टिकल्स एग्जीबिशन में आए वो अलग अलग कंट्री के हिस्सों से आए थे। मोना ने एक बैग लिया और बोली, बहुत ही सुंदर हैंड बैग है और ये जूट से बना हुआ है। टीचर ने बताया, तुमने वो बास्केट्स देखी, लैम्पशेड्स देखे, चेयर्स देखी, ये सब केन और बैम्बू की बनी हुई है। जो ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन्स हैं इंडिया के, वहाँ बैम्बू बहुत ज्यादा मात्रा में उगता है।
जैसी एक स्किल स्कार्फ को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। देखो ये ब्यूटीफुल सा स्कार्फ। टीचर ने बताया कि ये जो सिल्क है ये मिलती है सिल्क वॉर्म से, जो कि मलबरी ट्रीज पर पलते हैं। अब बच्चों को समझ में आ गया था कि ये जो प्लांट्स हैं ये हमें बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स देते हैं जिनको हम रोज में इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है खाली बहुत ही नैरो जोन में जो है कांटेक्ट के रहती है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के, जिसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। हमारा ये जो बायोस्फीयर में इसमें लिविंग बींग्स जो हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए। ये जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होता है इसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम। वेजिटेशन हो, वाइल्ड लाइफ हो, दोनों ही बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। प्लांट से हमें टिम्बर मिलता है, शेल्टर देता है एनिमल्स को, ऑक्सीजन देता है जिससे हम सांस लेते हैं, सॉइल को प्रोटेक्ट करता है जो कि असेंशियल है किसी भी फसल को उगाने के लिए, शेल्टर बेल्ट्स की तरह काम करता है, हेल्प करता है कि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके स्टोरेज में हमें फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, टर्पेंटाइन ऑयल, गम, मेडिसिन प्लांट्स, बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ तक कि पेपर भी जो है जो हमारी स्टडीज के लिए जरूरत है वो इससे ही मिलता है। तो बहुत सारे अनगिनत यूजेस हैं प्लांट्स के, और उसमें आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से। अब वाइल्ड लाइफ में आते हैं, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, यहाँ तक कि एक्वेटिक लाइफ जो होती है वो भी आ जाती है। अब ये हमें है मिल्क, मीट, हाइड्स, वूल्स, ये सब प्रोवाइड करते हैं। अब इंसेक्ट हैं, जैसे बी की बात करें तो वो हमें हनी देती हैं, पॉलिनेशन में फ्लावर्स की मदद करती हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्ले करने के लिए, जैसे वो डिकम्पोजर की तरह काम करती हैं हमारे इकोसिस्टम में। बर्ड्स इंसेक्ट्स पे रहती हैं और वो भी डिकम्पोजर का काम करती हैं। अब वल्चर जो है, क्योंकि डेड लाइव स्टॉक पे एक तरह से वो स्कैवेंजर होता है, जो मरे हुए पशु पक्षी हो या क्या कहते हैं कुछ भी हो उन चीजों को खाता है, इसीलिए वातावरण के लिए वो सबसे बड़ा क्लेंजर के काम में काम करता है। तो एनिमल्स चाहे बड़े हो, स्मॉल हो, कैसे भी हो, सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट है एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए इकोसिस्टम के अंदर। अब नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है? जो ग्रोथ है वेजिटेशन की वो डिपेंड करती है मेनली टेम्परेचर पे और मॉइस्चर पे। जो मेजर वेजिटेशन टाइप्स हैं दुनिया के अंदर उनको हम कह सकते हैं फॉरेस्ट हो गए, ग्रासलैंड्स हो गए, स्क्रब्स हो गए और टुंड्रा रीजन हो गए। जिन इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां बहुत बड़े बड़े पेड़ उगते हैं। तो फॉरेस्ट जो है उन इलाकों के वहां पर बहुत ज्यादा पानी की सप्लाई होती है। ऐसे में क्या होता है, जो अमाउंट है मॉइस्चर का वो कम हो जाता है, और जो साइज है पेड़ों का वो भी उसकी वजह से कम हो जाता है और उनकी डेंसिटी भी कम हो जाती है। तो ये जो शॉर्ट से स्टंटेड ट्रीज होते हैं या ग्रासेस होते हैं, ये उन इलाकों में होते हैं जहाँ बारिश एक नॉर्मल उसमें होती है, तभी वहां पर ग्रासलैंड्स बन जाते हैं दुनिया के। जो कटीली झाड़ियां होती हैं या जो स्क्रब्स होते हैं वो उन इलाकों में होते हैं जहाँ बिल्कुल सूखा होता है या बारिश बिल्कुल नाम मात्र होती है। इन एरियाज में प्लांट्स जो होते हैं उनकी बहुत गहरी जड़ें होती हैं, और जो पत्तियां हैं वो कटीली होती हैं, चिकनी सतह होती है, बिल्कुल मोम जैसी सतह होती है, ताकि उनमें से मॉइस्चर बहुत कम तरीके से एब्जॉर्ब निकले, रिड्यूस हो ट्रांसपिरेशन के थ्रू। जो टुंड्रा वेजिटेशन है, जहाँ पर पोलर रीजन्स है, ठंडक के एरिया है, वहां पे मॉसेस होते हैं या लिचन्स होती हैं। बहुत सारे लोग हैं इस वक्त दुनिया में, अगर आज के उससे कंपेयर करें तो सदियों पहले उतने लोग नहीं थे जितने आज है। अब जैसे जैसे तादाद बढ़ती जा रही है, बहुत सारे जंगल के इलाके जो है उनको साफ किया जा रहा है ताकि फसलों को उगाया जा सके। जो जंगल अभी तक पूरी दुनिया को कवर किए हुए थे वो तेजी से गायब हो रहे हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम अपने इस वैल्यूएबल रिसोर्स को संरक्षित करके रखें। अब हम नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कैसे संरक्षित कर सकते हैं? फॉरेस्ट हमारी मेनली वेल्थ है। प्लांट्स हमें शेल्टर देते हैं, एनिमल्स को भी, और हम साथ में मिलकर जो है एक इकोसिस्टम को मैनेज करते हैं। अगर क्लाइमेट में बदलाव आता है या ह्यूमन की दखलंदाजी ज्यादा हो जाती है तो ये जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, ये खत्म हो सकते हैं। बहुत सी स्पीशीज जो हैं वो वल्नरेबल हैं, एंडेंजर्ड हैं, या कुछ तो बिल्कुल ही लुप्त होने की कगार पे आ गई हैं। डिफॉरेस्टेशन की बात करें, सॉइल इरोजन हो गया, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, फॉरेस्ट फायर्स हैं, आग लग जाती है जंगलों में, सुनामी हो गया, लैंडस्लाइड्स हो गए, ये कुछ ऐसे ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से
जो ये रिसोर्सेज हैं इनकी जो एक हम कह रहे हैं कि लुप्त हो रहे हैं, वो और तेजी से हो रहा है इस वजह से। एक मेजर चिंता वाली जो बात है वो है पोचिंग, जिसकी वजह से कुछ खास जानवरों की जो स्पीशीज है उनमें कमी आ रही है। जानवरों को क्या कहते हैं मारा जाता है और उनका जो है इलीगल व्यापार होता है उनकी हाइड्स के लिए, स्किन्स के लिए, नेल्स के लिए, टीथ हो गए, हॉर्न हो गए, यहाँ तक कि उनके फेदर्स भी हो गए। कुछ इसमें से एनिमल्स हैं जैसे टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसरस, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच, पीकॉक, इन सब की जो है एक तरह से बहुत ज्यादा इन स्पीशीज पे खतरा है। लेकिन इनको जो है संरक्षित किया जा सकता है अगर हम थोड़ी सी अवेयरनेस को बढ़ाएं। नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, इन सबको बनाया जा रहा है ताकि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को बचाया जा सके। कंजर्वेशन क्रीक्स का, लेक्स का, वेटलैंड्स का बहुत जरूरी है ताकि ये जो हमारा कीमती रिसोर्स है इसको डिप्लीशन से रोका जा सके। एक बैलेंस है एनवायरनमेंट के अंदर, अगर रिलेटिव नंबर जो स्पीशीज की है उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। ह्यूमन की जो एक्टिविटीज हैं कई हिस्सों में दुनिया के, उन्होंने जो है एक तरह से ये जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं कई सारी स्पीशीज की, इनको एक तरह से डिस्टर्ब कर दिया है। बार बार मारना कई सारे बर्ड्स को, एनिमल्स को, जिससे कि वो आइदर लुप्त हो रहे हैं या लुप्त होने की कगार पे आ गए हैं। अगर अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं जैसे सोशल फॉरेस्ट्री का है, वन महोत्सव है, इन सबको बढ़ावा देना चाहिए रीजनल और कम्युनिटी लेवल पे। बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि वो चिड़ियों को देखें, नेचर कैंप्स में विजिट करें, ताकि उनको पता तो चले कि वे जो अलग अलग स्पीशीज हैं वो कैसे रहती हैं, कहाँ उनका ओरिजिनल हैबिटेट्स हैं। बहुत सारी कंट्रीज ने लॉज निकाली हैं ट्रेड के खिलाफ या बर्ड्स और एनिमल्स की किलिंग के खिलाफ। इंडिया में भी लायन, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स और पीकॉक, इनको मारना इलीगल माना जाता है। एक इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स जो है उसको एस्टैब्लिश किया गया है, उसमें बताया गया है बहुत सारी स्पीशीज एनिमल्स और बर्ड्स की जिसके ऊपर व्यापार पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो कंजर्वेशन प्लांट्स का, एनिमल्स का हो, ये हर नागरिक की एक पूरी तरह से ड्यूटी बनती है कि वो इस चीज को कोशिश करे कि ज्यादा से ज्यादा इन सबको एक तरह से सुरक्षित कर पाए। तो ये था आपका चैप्टर, आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।